जय हिंद सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग मामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 11th चैप्टर द्रव्य के तापीय गुण यानी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के अंतर्गत हम लोग अवशोषण क्षमता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग अवशोषण क्षमता पढ़ेंगे, फिर उत्सर्जन क्षमता पढ़ेंगे, फिर आदर्श कृष्णिका के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम लोग ये भी जानेंगे कि क्या वास्तव में कृष्णिका केवल आदर्श कृष्णिका काली वस्तुएं ही होती हैं। इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे और फिर आगे चल करके हमें स्टीफेन का नियम भी पढ़ना है, न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ना है। इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अवशोषण क्षमता। अवशोषण क्षमता क्या है? सपोज कीजिए अगर ये कोई तल है और इस तल पर ऊष्मा भेजा जा रहा है, इस तल पर ऊष्मा आ रही है, तो अगर इस तल पे ऊष्मा आ रही है तो यह तल ऊष्मा का कितना अवशोषण कर रहा है और इसके साथ साथ उसी समय इस तल पर कितनी विकिरण ऊष्मा आपतित हो रही है, तो ये अनुपात अवशोषण क्षमता कहलाता है। तो समझिए अब अवशोषण क्षमता की डिफिनेशन क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। किसी समय किसी तल के द्वारा अवशोषित विकिरण ऊर्जा एवं उसी समय उस तल पर आपतित होने वाली विकिरण ऊर्जा के अनुपात को ही हम अवशोषण क्षमता कहते हैं। अवशोषण क्षमता को इस्तेमाल ए से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन यह अवशोषण क्षमता है क्या? तो यह अवशोषित विकिरण, यह अवशोषित विकिरण एवं आपतित विकिरण का अनुपात है। आपतित विकिरण का अनुपात है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ये अवशोषित विकिरण ये भी ऊष्मा होती है या उसमें ऊर्जा होती है, और ये आपतित विकिरण ये भी उसमें ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा का मात्रक जूल, ऊपर भी जूल नीचे भी जूल, जूल से जूल कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवशोषण क्षमता का कोई मात्रक नहीं होता है, ये आप ध्यान में रख के रहिएगा। और जैसा कि अभी हमने बताया कि अवशोषण क्षमता को ए से प्रदर्शित किया जाता है, अब इसके बाद हम आपको बता दें कि अगर यह अवशोषण क्षमता किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए हो, किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य, किसी पार्टिकुलर तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ की बात हो रही हो, तो किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए अवशोषण विकिरण, अवशोषित विकिरण और आपतित विकिरण का अनुपात, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी निश्चित समय में किसी दिए गए तरंग दैर्ध्य के लिए किसी तल के द्वारा अवशोषित होने वाली विकिरण ऊर्जा तथा उसी समय उस तल पर उस तरंग दैर्ध्य की आपतित होने वाली विकिरण ऊर्जा, इन दोनों ऊर्जाओं का जो अनुपात होता है यह स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता कहलाता है। स्पेक्ट्रमी अवशोषण क्षमता इसको कहते हैं। तो अब जो है ये अवशोषण क्षमता, इसको हम ए लैम्डा से प्रदर्शित किया करते हैं। तो ये रहा अवशोषण क्षमता। अब इसके बाद हम आपको बता दें कि उत्सर्जन क्षमता किसे कहते हैं। ये तो अवशोषण क्षमता है, तो अवशोषण क्षमता का मतलब अवशोषित करना और उत्सर्जन क्षमता का मतलब निकालना। तो अब हम लोग उत्सर्जन क्षमता के बारे में भी पढ़ लें
कि ये उत्सर्जन क्षमता क्या होती है, यानी ये इमिसिव पावर क्या होता है, जिसे हम इमिसिविटी भी कहते हैं। इमिसिव पावर कह लीजिए या इमिसिविटी कह लीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि किसी पृष्ठ के द्वारा, पृष्ठ यानी किसी तल के द्वारा, कोई भी तल हो, जैसे यही तल है, कोई भी तल हो सकता है, तो किसी पृष्ठ के द्वारा एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा की मात्रा को ही उस पृष्ठ या उस तल की उत्सर्जन क्षमता कहते हैं। और उत्सर्जन क्षमता को हम स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं, अवशोषण क्षमता को स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं, उत्सर्जन क्षमता को स्मॉल ई से प्रदर्शित करते हैं। और ये याद रखे रहिएगा कि अगर यह उत्सर्जन क्षमता किसी निश्चित तरंग दैर्ध्य के लिए हो तो उसको हम स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता कहते हैं, और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता को हम ई लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद एक टर्म आता है इसमें, आदर्श कृष्णिका। तो आदर्श कृष्णिका क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ें। आदर्श कृष्णिका, ये आदर्श कृष्णिका। तो आदर्श कृष्णिका जिसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी कहते हैं, रुकिए इसको इरेज करके बढ़िया से लिख दें। ये आदर्श कृष्णिका, इसको आइडियल ब्लैक बॉडी या इसको हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी भी कहते हैं। परफेक्टली ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। तो आदर्श कृष्णिका क्या है या परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या है, इसको ध्यान पूर्वक देखें। तो वे वस्तुएं जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी प्रकार के तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर लेते हैं, यानी वे वस्तुएं जो अपने ऊपर पड़ने वाले संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर लेता है, और संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण में जितने भी प्रकार के तरंग दैर्ध्य होते हैं सभी तरंग दैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है। तो ऐसी वस्तुओं को हम आदर्श कृष्णिका कहते हैं। आदर्श कृष्णिका का उदाहरण आपसे पूछा जाता है, तो आदर्श कृष्णिका के दो ही उदाहरण हैं। एक होता है काला प्लेटिनम, आदर्श कृष्णिका का एक उदाहरण है काला प्लेटिनम, ये आदर्श कृष्णिका का उदाहरण है। और एक दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है वो है काजल। तो काजल जो आंख में लगाया जाता है, तो ये काजल जो होता है ये संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित कर लेता है। तो काजल लगाने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि सूर्य से आने वाले जितने ऊष्मीय विकिरण होते हैं वो सबको अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके उस ऊष्मा को आंख को देता है, जिससे आंख जो होती है वो मजबूत होती है, आंख ताकतवर होती है और आंख कम खराब होती है। तो काजल लगाने का कारण यही वजह है कि बचपन में चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसको काजल आंख में सबको लगाया जाता है, जिससे आंख के अंदर किसी प्रकार की कोई व्याधि न हो। लेकिन जैसे जैसे आधुनिकता आती जा रही है, काजल नहीं लगाया जा रहा है, इस वजह से आंख जो है धीरे धीरे खराब भी होती जा रही है। लेकिन हम ये भी नहीं कहेंगे कि काजल नहीं लगाने से आंख खराब हो रही है। अब इसके बाद हम आपको ये भी बता दें कि आप देखते होंगे जो व्यक्ति सांवले होते
हैं या काले होते हैं उनको ज़्यादा गर्मी होती है, और जो लोग गोरे होते हैं उनको कम गर्मी होती है। वजह यही होती है कि गोरे लोगों की अवशोषण क्षमता कम होती है, वो ज़्यादा मात्रा में ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण नहीं कर पाते हैं, और ऊष्मीय विकिरण का जब अवशोषण ज़्यादा मात्रा में नहीं करेंगे तो उनको उनके अंदर ऊष्मा कम जाएगी, और ऊष्मा कम जाएगी तो उनकी शरीर कम गर्म होगी, कम गर्म होगी तो उससे पसीना कम निकलेगा। और जो आप देखे होंगे जो सांवले या काले लोग होते हैं उनको बहुत पसीना आता है, बहुत गर्मी होती है। कारण यही होता है कि उनके ऊपर जितना उसमें विकिरण पड़ता है, जितने तरंग दैर्ध्य होते हैं, पूरे तरंग दैर्ध्य का वो अवशोषण कर लेते हैं, जिसके वजह से उनको गर्मी ज़्यादा होती है। और गर्मी ज़्यादा होने के वजह से उनको उनके अंदर जो अवशोषण क्षमता है, उनकी अवशोषण क्षमता भी ज़्यादा होती है, और अवशोषण क्षमता ज़्यादा होने के वजह से उनका शरीर ज़्यादा हीट होता है, और फिर उनको गर्मी ज़्यादा लगने लगती है, पसीना ज़्यादा होने लगता है। अब इसी में कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि भोजन बनाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं उनकी तली काली या खुरदुरी क्यों रखी जाती है? अभी तो मान लीजिए धीरे धीरे समय बदल गया है। जब हम लोग छोटे थे तो तवा होता था, या जैसे मान लीजिए सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई हुआ करती थी, या पतीली हुआ करती थी। पतीली जो है एल्यूमिनियम की हुआ करती थी। तो उसमें घर की औरतें करती क्या थी कि मिट्टी, उसके जो निचले भाग में मिट्टी लगाती थी, और मिट्टी लगा करके उसमें जो है कालिख पोत दिया करती थी। कालिख ये राख जो होता था, राख उसमें लगा देती थी। तो अब अगर उनसे पूछा जाता था कि आप ऐसा क्यों करती हैं, तो उनका जवाब बड़ा अटपटा आता था। उनका जवाब ये आता था कि ये जो हम राख लगा रहे हैं, राख लगाने से फायदा ये होगा कि बर्तन हमारा जलेगा नहीं, और बर्तन की सफाई करने में हमको आसानी होगी। जबकि ये 100% असत्य होता है, 100% गलत होता है। वो कालिख इसलिए लगाया जाता है पतीली के बर्तन में। अभी भी गांव में जहां पतीली पे भोजन बनता है, और अगर मान लीजिए गैस वगैरह की व्यवस्था नहीं है, चूल्हे पर भोजन बनता है, वहां अभी भी औरतें जो हैं पतीली में, अगर हालांकि हर जगह कुकर अवेलेबल हो गया है, लेकिन पतीली में अगर बनाती हैं तो नीचे की तरफ उसके तली में जो है पहले मिट्टी लगा देती है। मिट्टी लगाने के बाद उसमें वो राख वगैरह जो है, रात का बचा हुआ जो राख होता है उसको चिपका देती है। तो इससे फायदा ये होता है कि जब बर्तन की तली काली या खुरदुरी होती है तो खुरदुरी वस्तुएं भी बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। तो जब आग जलाया जाएगा तो उस बर्तन के ऊपर जो आग लगेगी, उस बर्तन के पास जो ऊष्मा पहुंचेगी, वो ऊष्मा बेकार नहीं होगी, वो उसके संपूर्ण ऊष्मा का अवशोषण कर लेगा, जिससे भोजन जल्दी पक जाएगा। ये वजह होता है। फिर इसके साथ साथ आप देखते हैं कि चाय की जो केतली होती है, चाय की केतली की जो बाहरी परत होती है वो बहुत चिकनी बनाई जाती है। तो चिकनी बनाई जाने से देखिए जितनी चिकनी वस्तुएं होती हैं उनकी अवशोषण क्षमता और उत्सर्जन क्षमता दोनों कम होती है। तो अगर इससे फायदा ये होता है कि अगर केतली में अंदर चाय रखा हुआ है और बाहर वाला उसका जो पृष्ठ है बहुत चिकना है या चमकीला है, तो वो चाय की ऊष्मा का अवशोषण नहीं कर पाता है। अच्छा, बाय द वे मान लीजिए चाय की ऊष्मा का अवशोषण कर भी लेता है तो वो उसका उत्सर्जन नहीं कर पाता है, वो ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है, इसलिए वो चाय जो है बहुत देर तक गर्म रहती है, वो चाय जल्दी ठंडी नहीं होती है। इसके साथ साथ आप देखे होंगे रेगिस्तान में दिन जो होते हैं बहुत गर्म होते हैं और रातें जो होती हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। जैसे अगर आप राजस्थान का चुरू जो हिस्सा है, चुरू में वहाँ का टेम्परेचर अभी इस समय तो नहीं, गर्मी के दिनों में जब मई जून का समय होता था तो 57 डिग्री सेंटीग्रेड तक वहाँ का टेम्परेचर पहुँच जाता था। अब अंदाज़ा लगाइए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी खौलने लगता है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर आपको पानी पीने के लिए दिया जाए तो नहीं पी पाएंगे, और वहाँ का टेम्परेचर 57 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता था। तो दिन में उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में उसका टेम्परेचर अचानक बहुत कम हो जाता है।
इसलिए अब चूंकि वहां के जो लोग रहने वाले लोग हैं उनकी बॉडी जो है उस टेम्परेचर को अडॉप्ट कर ली है। लेकिन हम लोग अगर वहां चले जाएं और पता चले कि रात में टेम्परेचर बहुत हाई देखते हैं, मौसम चेंज होने लगता है और यहाँ टेम्परेचर कभी रात में हाई हो जाता है, दिन में लो होने लगता है, या दिन में हाई रात में लो होने लगता है, तो सबको सर्दी जुकाम बुखार सब बीमारियां होने लगती हैं। तो अब इसका क्या कारण है? तो रेगिस्तान जो होता है रेत होता है और रेत की अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है। और मैं आपको बता दूं कि जिस पृष्ठ की अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है उसकी उत्सर्जन क्षमता भी बहुत अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब जो वस्तु तेजी से गर्म होती है वो तेजी से ठंडी भी होती है। तो रेत क्या करता है, उष्मा का, सूर्य की जितनी उष्मा है सूर्य की उष्मा का अवशोषण कर लेता है और सूर्य की उष्मा का अवशोषण करने की वजह से वो बहुत तेजी से गर्म हो जाता है। लेकिन जैसे ही शाम होता है और सूर्य का प्रकाश पड़ना बंद होता है, इतना तेजी से उत्सर्जन होता है कि उत्सर्जन की वजह से वो बहुत जल्दी जो है ठंडा हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं रेत पर जो है ये लाई वगैरह भी भूजने का काम जो है रेत पे करते हैं। गांव में जो चूल्हे होते हैं, जिन लोगों का बिजनेस होता है, जो लाई दाना वगैरह भूनते हैं, तो वो जो है बालू रेत में ही भूनते हैं, क्योंकि रेत बहुत जल्दी गर्म होता है और वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसी तरह से आप देखते हैं कि गर्मी के दिनों में पहाड़ जो होते हैं वो ठंडे होते हैं। पहाड़ ठंडे इसलिए होते हैं क्योंकि पहाड़ों की जो तली होती है वो खुरदुरी होती है और खुरदुरी होने की वजह से वो उष्मा का बड़ी तेजी से अवशोषण करते हैं। जब उष्मा का अवशोषण करते हैं तो बर्फ पिघलने लगती है और जब बर्फ पिघलती है तो बर्फ पिघलते समय वातावरण की उष्मा को सोख लेती है, जिससे होता यह है कि वहाँ के आसपास का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है और फिर यही स्थिति थर्मस में होती है। अब इसके बाद हम लोगों को 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। फिर न्यूटन का शीतलन नियम पढ़ना है, स्टीफन का नियम पढ़ना है। जब इन 3 नियमों को पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा और इन तीनों नियमों को कल हम पढ़ेंगे। इसको आप अच्छी तरह से तैयार किए रहिएगा। हमें उम्मीद है कि आज ये अवशोषण क्षमता, उत्सर्जन क्षमता, आदर्श कृष्णिका के बारे में बताया गया। एक चीज देखिए, हम आपको बताना भूल गए कि आदर्श कृष्णिका के लिए ए लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। और देखिए सामान्यतः कृष्ण का मतलब काला होता है, कृष्ण का मतलब काला। लेकिन एक चीज बता दें, सामान्यतया लोग यही समझते हैं कि कृष्णिका का मतलब काली वस्तुएं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए, हम आदर्श कृष्णिका उसको कहेंगे जो सभी प्रकार के ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर ले, यानी सभी तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण का अवशोषण कर ले। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे वस्तुएं जो सभी तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करें। तो सूर्य जो होता है, सूर्य सभी तरंग दैर्ध्य के ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन करता है। हालांकि सूर्य चमकीला होता है, काला नहीं होता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम सूर्य को भी आदर्श कृष्णिका कह सकते हैं। तो अगर आपके दिमाग में ये बात बैठी हो कि कृष्णिका का मतलब काली वस्तुएं, केवल काली वस्तुएं ही आदर्श कृष्णिका का काम करती हैं, तो ये सत्य नहीं होगा। बस आदर्श कृष्णिका का मतलब हमारा उसी से है कि जो संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण को अवशोषित भी कर ले और संपूर्ण ऊष्मीय विकिरण का उत्सर्जन भी कर ले। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि सूर्य जो है ये भी आदर्श कृष्णिका है। कभी कभी हम आपको ये भी बता देते हैं कि लोहे का टुकड़ा, अगर लोहे का टुकड़ा हो, लोहे के टुकड़े पर या लोहे की कोई गोल गेंद हो, उसके ऊपर आप काजल लगा दीजिए और काजल लगा करके उसको आग में रख करके बहुत गर्म कर दीजिए। जब बहुत गर्म कर देंगे तो पूरा हिस्सा लाल रहेगा, लेकिन जहां हम काजल लगाए रहेंगे वो हिस्सा बिल्कुल चमकीला होता है। तो वह चमकीला इसलिए होता है क्योंकि वहां से
उसमें विकिरण यानी उस लोहे के अंदर जितने प्रकार के तरंग दैर्ध्य की तरंगे हैं या जितने प्रकार के तरंग दैर्ध्य के उसमें विकिरण है, संपूर्ण उसमें विकिरण का वो उत्सर्जन कर रहा है। इसलिए जिस स्थान पर हम काजल लगाए हैं वो चमकता है, लेकिन इसके बावजूद वो संपूर्ण उसमें विकिरण का उत्सर्जन करता है, तो वो वाला भाग भी आदर्श कृष्णिका का काम करता है। तो इस प्रकार आप किसी प्रकार के कोई कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे। अब आदर्श कृष्णिका भी आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहिएगा। अब अगला वीडियो जब हम आपको बताएंगे तो ग्रीन हाउस इफेक्ट, स्टीफेन का नियम, न्यूटन का शीतलन नियम, इतना हम पढ़ा देंगे। इसी के साथ साथ उसमें एक और इंपॉर्टेंट नियम आपको पढ़ना होगा, वीन का नियम। जब ये चारों नियम हम आपको पढ़ा देंगे तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि आज जितनी बातें बताई गई हैं वो सारी बातें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।